हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री। और इसमें जीएस के सारे पोर्शन आपको कवर कराए जाएंगे। जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, और ये यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती, रेलवे पर भर्ती परीक्षा और सभी एसएससी एग्ज़ाम और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में काम आएगा। और आपका तो चलिए, आज आपका हिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसे स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो होता है अतीत की घटनाओं का वर्णन होता है। अतीत की घटनाओं का वर्णन होता है। इतनी कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं और कैसे कैसे हुई हैं। भारतीय इतिहास के आरंभिक काल की जानकारी का स्रोत वेद हैं। आरंभिक काल की जानकारी के स्रोत वेद हैं, पुराण हैं। वेद, पुराण व अन्य लिखित दस्तावेज हैं। अन्य दस्तावेज, उनसे हम इतिहास, आरंभिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। इतिहास को जानने के स्रोत पहला है साहित्यिक स्रोत। किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत का यूज़ करते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपके क्या क्या आते हैं? साहित्यिक स्रोत। फिर दूसरा कौन सा स्रोत होता है? पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व। फिर उसके बाद तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री का विवरण। और उसके बाद जो रिसर्च करने के बाद, इन तीनों से जो रिसर्च करने के बाद लिखे जाते हैं आधुनिक लेखक, आधुनिक रिसर्च। और इसी तरीके साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपके बौद्ध स्रोत हैं, बौद्ध स्रोत। फिर आपके वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साहित्य। ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। पुरातत्व में क्या क्या आते हैं? पुरातत्व में आपके आते हैं अभिलेख, जो खुदाई करने पर मिलते हैं, अभिलेख हो गया। सिक्के हो गए, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्के और स्मारक, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण में, जैसे हमारे देश में अलग अलग जगहों से विदेशी यात्री भी आते थे। कई बार जो आक्रमण करने वाले थे उनके साथ भी आते थे। यूनानी यात्री आते थे, चीन से आते थे। यूनान, चीन, रूस, अरब व्यापारी जब आते थे, अरब व्यापारी, तो ये अपने साथ एक पोथी टाइप का लिखा करते थे। उसमें से हम लोग की जानकारी प्राप्त होती है। और आधुनिक रिसर्च में तमाम आपके आजकल के जो पीएन पांडे टाइप के, उस टाइप के हैं, वो सब लिखते हैं। उसी तरीके से देखिए, अब हम लोग लिखते हैं वेद। पहले हम लोग देखते हैं वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आपका यजुर्वेद ऐसे लिखा जाएगा, यजुर्वेद। और भारत में लिखने की परंपरा कभी नहीं थी। भारत में गुरुकुल परंपरा के तहत एक से गुरु अपने शिष्यों को मुख से सुनाते थे और उन्हें गुरु मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। मौखिक रूप से शिष्यों को ज्ञान देते थे और शिष्य वहीं गुरुकुल में अपना रहना, खाना, सब कुछ, मतलब व्यवस्था वहीं पे उन लोगों का रहता था। और
वेद सबसे प्राचीन लिखित स्रोत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता वेदों से पुरानी, मगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट अभी पढ़ी नहीं गई है। और इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 श्लोक हैं, 10,580 श्लोक हैं। और उसी तरीके से यजुर्वेद में यज्ञ व विधि विधान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ व विधि विधान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ व विधि विधान के बारे में बताया गया है। और उसी तरीके से आपका सामवेद में, हालांकि इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम वैदिक युग जब पढ़ेंगे तब, ये आपको मोटी मोटा ऊपर बता रहे हैं। सामवेद में आपको क्या बताया गया है? सामवेद में गायन कला, और उसके बाद आपका सामवेद, फिर आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद में आपका अंधविश्वास, जादू टोना कि कैसे किसी को बस में किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सब अंधविश्वास जो होते हैं उनको जादू टोना और अंधविश्वास कहाँ बताया गया है? अर्थवेद में बताया गया है। और रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं जिसमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। जब इसमें महाभारत में 8800 श्लोक थे। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तो इसे क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे, जय संहिता कहते थे महाभारत को। फिर उसके बाद इसमें कितने श्लोक हुए? जब 24,000 श्लोक हो गए, इसमें धीरे धीरे समय के साथ अपडेट किया गया। इसमें जब 24,000 श्लोक हुए तो इसे क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। और उसके बाद अब वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं तो इसे क्या कहते हैं? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, वेद व्यास। महाभारत की रचना। और इसी तरीके से अन्य कई पुस्तकें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप लोगों का है मेगस्थनीज की इंडिका, और मेगस्थनीज की इंडिका। और इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास के जनक, यानी कि इतिहास के जनक। इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और प्लिनी की बुक का क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। उसके बाद प्लिनी, और फिर उसके जस्टिन, एक लेखक हुए जस्टिन। ये सब इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं जो अलग अलग लेखक हैं। जस्टिन की बुक का क्या नाम है? एपिटॉम। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि फलाना पुस्तक के लेखक कौन है? एपिटॉम, जस्टिन की एपिटॉम है। और प्लूटार्क की पैरेलल लाइन, और टेसियस की है भारत वृत्तांत। और प्लिनी की एक और बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। फिर उसके बाद हेन सांग की CU की, और अल्बर्नी
अलबर्नी की बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक अलबर्नी की बुक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक हिंद। और उसके बाद है राज तरंगिणी, कल्हड़ की राज तरंगिणी, सॉरी, कल्हड़ की राज तरंगिणी। ये सब वो किताबें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। कल्हड़ की राज तरंगिणी। इस तरीके से ये कुछ जो आगे आपको और भी कहा थे किताबों के बारे में और स्रोत के बारे में जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल के लिए इसे इतना ही रखते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन शुरू पे। इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्यैतिहासिक काल में क्या है? यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। साक्ष्य हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। आद्यैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल कब से कब तक था आपका? 25 लाख BC से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व और ईस्वी आप लोगों को अंतर पता है ना? ईसा पूर्व मतलब जो ईसा के जन्म से पहले हुआ हो उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईस्वी मतलब जो ईसा के जन्म के बाद हुई हो। आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को पुनः 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। और पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपका कब से कब तक था? 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से आपका कब तक था? 1 लाख ईसा पूर्व तक। 1 लाख ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण आपका कब तक था? 1 लाख BC से 1 लाख ईसा पूर्व को BC भी कहा जाता है। ईसा पूर्व से कब तक था? 5,000 ईसा पूर्व तक। 5,000 ईसा पूर्व तक। ये ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। नवपाषाण काल कब से था? करीब 7,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा
पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ये कब से था? ये पुरापाषाण काल की जब शुरुआत हुई थी उस समय से, जैसे कि 5 लाख BC, ईसा पूर्व, मतलब BC में लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलिए ईसा पूर्व लिखते हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद निम्न पुरापाषाण काल, ये पुरापाषाण काल के ही भाग है। आपका आ गया मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, ये आपका कब से कब तक था? 50,000 BC से 50,000 ईसा पूर्व से, ये लगभग में है, ईसा पूर्व से आपका 40,000 ईसा पूर्व तक, इसे 40,000 ईसा पूर्व तक। और फिर अंतिम में आता है नव पुरापाषाण काल। नव पुरापाषाण काल, यह आपका है कब से? 40,000 BC से 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये आपका काल विभाजन हो गया। अब आइए इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। देखिए, मानव विकास के जो साक्ष्य हैं निम्न पुरापाषाण काल में अफ्रीका में दिखे थे। निम्न पुरापाषाण काल में अफ्रीका में दिखे थे मानव विकास के साक्ष्य। अफ्रीका में मानव विकास के साक्ष्य मिले थे निम्न पुरापाषाण काल में। और भारत में रामापिथिकस नाम की मानव जाति के प्रमाण शिवालिक की पहाड़ियों में मिले थे। भारत में मानव विकास के प्रमाण आपके कब मिले, कहाँ मिले थे? शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के बारे में भी आपको जियोग्राफी में बताएंगे। और कैसा मानव, किस तरह के मानव के विकास के प्रमाण मिले थे? रामापिथिकस नाम की मानव जाति के प्रमाण मिले थे। और फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ मानव विकास के साक्ष्य मिले? आपके महाराष्ट्र के बोरी बंदर, महाराष्ट्र के बोरी बंदर से अति नूतन या निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल अति नूतन भी कहते हैं। महाराष्ट्र के बोरी बंदर से भी मिले थे। और निम्न पुरापाषाण काल के बारे में भारत के संदर्भ में जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के पल्लावरम से खोजी थी। और तमिलनाडु के पल्लावरम से मानव विकास के साक्ष्य किसने खोजे थे सर्वप्रथम भारत में? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और क्या खोजा था इन्होंने? एक कुल्हाड़ी खोजी थी, कुल्हाड़ी। और इसी के कारण इन्हें क्या कहते हैं? भारत के प्रथम, इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक, प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में माना जाता है। और निम्न पुरापाषाण काल का मानव जो था वो चॉपिंग और टेबल का इस्तेमाल करता था पत्थरों के औजार बनाने में। चॉपर, ये एग्ज़ाम में SSC में पूछा था कि किस विधि का इस्तेमाल करता था। तो निम्न पुरापाषाण काल का मानव चॉपिंग एंड टेबल विधि का इस्तेमाल किस में करता था? पत्थरों के औजार बनाने में। पत्थरों के औजार बनाने में। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? पंजाब की सोहन घाटी से। इसके ये पेज ऐड करने दीजिए। और निम्न पुरापाषाण काल के मानव के पत्थरों के औजार बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहला आपके मिले हैं मद्रास के अरिपक्कम से।
द्रास के अरिपक्कम से, अरिपक्कम, मद्रास के अरिपक्कम से, पंजाब की सोहन घाटी, पंजाब की सोहन घाटी, और कहाँ से मिले आपकी पंजाब की सोहन घाटी, और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, और महाराष्ट्र के पटने से, महाराष्ट्र पटने, और पटने से क्या मिला आपका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग मिला था, शुतुरमुर्ग की अस्थियाँ मिली थी, शुतुरमुर्ग की अस्थियाँ मिली थी महाराष्ट्र के पटने से। और मध्य प्रदेश के, ये निम्न पुरा पाषाण काल के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, रायसेन जिले से भीमबेटका की गुफा चित्र मिले हैं, भीमबेटका के, भीमबेटका पूछ देता है एग्जाम में, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका की गुफा, की गुफाओं से चित्र मिले हैं। भीमबेटका से आप लोग एक और याद रखिएगा, भीमबेटका की शैल चित्रों की खोज किसने की थी, वी.एस. वांकलंकर ने। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों की खोज वी.एस. वाकलंकर ने खोजा था। और भीमबेटका की गुफा को 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था। अब हम लोग आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल, निम्नपुरा पाषाण काल आपका पूरा खत्म हो गया, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल से हमें पत्थरों में फलक संस्कृति का प्रमाण मिलता है। मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर के जो औजार हैं उनमें फलक संस्कृति, पत्थरों के औजार में किसके प्रमाण मिलते हैं, फलक संस्कृति के, फलक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश की चंदौली की बेलन घाटी से ही, निम्नपुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले, और उत्तर प्रदेश की चंदौली की बेलन घाटी से मध्यपुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले। और नवपुरा पाषाण काल में पत्थर के जो औजार थे, यहाँ पे आप लोग, इसमें तो फलक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं पत्थर, और अति नूतन में आपका क्या मिला है, चौपर चापर टेबल का प्रमाण मिला है। और नवपाषाण में आपका मिला है, नवपाषाण काल में आपके किस तरह के पत्थर मिले, औजार नुकीले और तेज धार वाले, नुकीले व तेज धार वाले, यानी कि सुडौल। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चमचम उद्योग संस्कृति, चमचम उद्योग संस्कृति कहते हैं इसे हम। उच्चपुरा पाषाण काल में नवपुरा पाषाण काल में ही मानव क्या करने लगा था, गुफाओं में रहने लगा था और अस्थि के बने औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। इस काल में होमोसोपियंस के भी साक्ष्य मिले हैं, होमोसोपियंस के साक्ष्य नवपाषाण काल में मिले हैं, और ये गुफा में रहने लगा। लिख लेते हैं, मानव गुफा में रहने लगा। और होमोसेपियंस के साक्ष्य मिले, होमोसेपियंस के साक्ष्य मिले हैं। और इस काल में ऐसा माना जाता है नवपाषाण काल में हिमयुग का अंत भी हो गया था, हिमयुग का अंत भी इसी काल में हुआ था, हिमयुग का अंत हो गया था। अब हम लोग शुरू से देखते हैं मध्यपाषाण काल। इसे साफ करने दीजिए।
ये तो आपको ऐसे ही बताने के लिए बता दिया था। चलिए, मध्यपाषाण काल कब से था? ये 10,000 BC से 5,000 BC तक था। 10,000 BC से 5,000 BC, 5,000 BC मतलब ईसा पूर्व। और इस काल में हड्डी के बने उपकरण और भाले, धनुष बाण और बर्छी बनाने लगा जो मनुष्य था। और मध्यपाषाण काल में राजस्थान के बागौर से इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले? राजस्थान के मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य राजस्थान के बागौर डिस्ट्रिक्ट, बागौर से। और बागौर से हमें क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, पशुपालन के साक्ष्य। राजस्थान के बागौर से भारत में प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और इस स्थान की खोज किसने की थी? राजस्थान के बागौर से BN मिश्र ने, BN मिश्र ने। और कहाँ से? आपके आदमगढ़ से, MP के आदमगढ़ से, आपके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं इस काल में। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव आखेटक के साथ साथ पशुपालक भी बन गया था। मानव जो था वो शिकार करने के साथ साथ पशुओं का पालन भी करने लगा था। और 1966 में हॉर्डर वेस्ट्रॉफ ने इस काल को मध्यपाषाण काल नाम दिया। इस काल को हॉर्डर वेस्ट्रॉफ ने इसे मध्यपाषाण काल का नामकरण किया इसका, मध्यपुरा पाषाण काल। और इस काल में मौसम गर्म होता गया और सूखा आदि पड़ने लगा और ऊंचे ऊंचे जंगलों का उदय हुआ। इस काल में हाथी, भेड़, बकरी जैसे जानवरों का विकास हुआ। इनका पशुपालन मनुष्य करने लगा। इस काल में मानव पत्थरों से ब्लेड व क्रोड आपका इस तरीके से कुछ ऐसे आपका पकड़ने के लिए होता था यहाँ पर, और यहाँ पर गोल का पत्थर होता था। इसे हम लोग ब्लेड या क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्रकार व समलंब आकृति के सुडौल हथियार बनाने लगा। और राजस्थान के तिलवार से भी मध्यपाषाण काल के बर्तन व पशुपालन के साक्ष्य मिले। और कहाँ से मिले साक्ष्य? राजस्थान के राजस्थान के तिलवार से। और उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से, पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से। और तमिलनाडु के तूतीकोरन से भी मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले? गुजरात के लंघनाज से। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से लिखिए, रुक जाइए, पेज ऊपर करेंगे। गुजरात के लंघनाज से इस काल में क्या क्या मिला है? गुजरात के लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले। 14 मानव कंकाल मिले। और इसमें 13 कंकाल जो हैं वो बाईं तरफ मुँह करके और एक दाईं तरफ मुँह करके लिटाया गया है। और इसे प्रथम मध्यपाषाण कालीन संस्कृति भी माना जाता है। और गुजरात के हीरपुर से ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, हीरपुर और आपका बलसाना, हीरपुर, बलसाना, अक्खज, यहाँ से भी आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? मध्यपाषाण काल के। और गुजरात के लंघनाज की खोज किसने की थी? HD सांकिल्य ने। इसकी खोज किसने की थी? HD सांकिल्य ने इसकी खोज की थी। और उत्तर प्रदेश के सराय नहर प्रतापगढ़ से भी मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, जो कि GR शर्मा ने खोजा था। यहाँ से सामुदायिक भट्ठी व झोपड़ी मिली थी। उत्तर प्रदेश के सराय नहर से आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? भट्ठी के, जो चूल्हे वाली भट्टी होती है। और इसकी खोज किसने की थी? आपके GR शर्मा ने। उत्तर प्रदेश के
महदहा। सराय नहर आपका प्रतापगढ़ में है और महदहा भी आपका प्रतापगढ़ में ही है। महदहा से मध्य पाषाणकालीन अस्थियों से बने औजार मिले और उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडा से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडा, चौपानी मांडा। और कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं? कर्नाटक के संगनकल्लू, कर्नाटक के, ये आपके पूछे हुए हैं कि ये स्थल कहाँ पर हैं और यहाँ से किस काल के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक के संगनकल्लू से और आंध्र प्रदेश के रेणुगुंडा से, आंध्र प्रदेश के रेणुगुंडा और तमिलनाडु के तिन्नवेली, तमिलनाडु के तिन्नवेली। तिन्नवेली और भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, भीमबेटका से इसके साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका की गुफा से, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, प्रतापगढ़ से आपके क्या मिले हैं? सामाजिक क्रियाकलाप जैसे बच्चे का पैदा होना, प्रेम आदि के चित्र मिले हैं। और आग की खोज भी मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज। आग की खोज आपकी मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लगा और खाद्य संग्राहक बन गया। इस काल में मनुष्य, मध्य पाषाण काल में आपकी आग की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में मनुष्य जो है वो कृषि करने लगा, कृषि करने व खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्रहण करने लगा। पहले ये था कि नंगे बदन नंगे धड़ंग घूमो, आराम से मस्ती का जीवन काटो, ऐसे जीवन था। और इस काल में मनुष्य ने किसकी खोज की बताइए? पहिए की खोज की थी। पहिए व चाक, चाक मतलब कुम्हार जो ऐसे गोल का होता है, उस पर कुम्हार अपना दिया वगैरह बनाता है। दिवाली में आप लोग देखे होंगे जो गांव के होंगे। पहिए व चाक की खोज की। इस काल को नवपाषाण काल का नाम सर जॉन लू वॉक ने दिया था। जॉन लू वॉक ने इस काल का नामकरण किया। जॉन लू वॉक ने। इस काल में पूरी दुनिया में सर्वप्रथम खेती, जौ उत्पादन का साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। और इस काल के सबसे प्रथम खेती के साक्ष्य पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, मेहरगढ़ से आपके जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़, पाकिस्तान, यहाँ से आपकी जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से गेहूँ हंसिये के प्रयोग से ही, हाँ, मेहरगढ़ से ही आपके जौ की खेती, गेहूँ व हंसिये के भी साक्ष्य मिले। हंसिया जो गेहूँ और जौ को काटने का यंत्र होता है, कुछ इस तरीके का होता है आपका। यहाँ पर ये पकड़ा जाता है और यहाँ से ये दांत यहाँ पर बने रहते हैं, दांतीदार हंसिया। और बुर्ज, इस काल के और कहाँ साक्ष्य मिलते हैं? जम्मू कश्मीर के, ये पेन का कलर, जम्मू और कश्मीर के बुर्ज होम एंड गुफ कराल से साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम और गुफ कराल से क्या मिले? 16 गर्तवास मिले। बुर्ज होम के गर्तवास, यहाँ से बुर्ज होम से क्या मिले? 16 गर्तवास। 16 गर्तवास, गर्तवास मतलब कब्र होता है आसान भाषा में। बुर्ज होम से आपके और गुफ कराल से आपके क्या मिले हैं? पेज बहुत ऊपर चला गया। आपके गुफ कराल से क्या मिले हैं? कुम्हार की गुफा। बुर्ज होम से 16 गर्तवास मिले हैं और गुफ कराल से कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा मतलब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाकर पकाते थे।
कुम्हार की गुफा, गुफ कराल। इसीलिए मेहरगढ़ को, एक बात और आप लोग नोट कीजिए, मेहरगढ़ को रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। मेहरगढ़ को रोटी का कटोरा, रोटी का कटोरा अगर एग्जाम में पूछ दे और ऑप्शन दे तो मेहरगढ़ उत्तर होगा। और मानव का प्रथम पालतू जानवर, इस काल में सबसे पहले मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन सा बना था? मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सबसे पहले इंसान ने कुत्ता पाला। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंसान शिकार वगैरह करता था तो साथ में कुत्ते भी होते थे, तो ये शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका देते थे, जिससे इंसान को उसका शिकार करने में आसानी हो जाती थी। और बदले में ये जो बड़े शिकार, बड़े जानवरों को नहीं मार पाते थे तो इंसानों का छोड़ा हुआ मांस खाते थे। इससे दोनों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। तो इस तरह से पहला जानवर कुत्ता बना। और वैसे भी देख लीजिए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको अपने खुद के तीखा नमक खाने के लिए वो नहीं होगा, मगर क्या करेंगे, लेके चलेंगे, अब इसको लेके चलो वहीं पे, क्या कहते हैं, इसको भी अब हम रखेंगे, पट्टी उट्टी बांध देंगे, आराम से सब घुमाएंगे टहलाएंगे। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ये आपके बुर्ज होम से मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म जब ये पैदा होंगे तो वापस ये उनके काम आ जाएंगे। कुत्ते दफनाने, और कुत्ता थोड़ा वफादार भी होता है। कुत्ते दफनाने का साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। और नवपाषाण काल के कोल्डिहामा से, कोल्डिहामा यानी इलाहाबाद से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद, आजकल तो अब वो प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद के कोल्डिहामा से आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। और लहुरा देव, ये भी इलाहाबाद में ही है आपके। लहुरा देव, चलिए लिख लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे। प्रयागराज, लहुरा देव से भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य कोल्डिहामा से, और चावल की खेती के साक्ष्य लहुरा देव से मिले। और बिहार के चिरांड से, बिहार के, ये चिरांद है, चिरांद से आपके नवपाषाणकालीन हिरण के सींग व धान की भूसी, इस यहाँ से आपके हिरण के सींग व धान की भूसी मिली है। हिरण के सींग व धान की भूसी, बिहार के चिरांड से धान की भूसी मिली है। और इलाहाबाद से ही आपका, यानी प्रयागराज के चौपानी मांडा से आपके मधुमक्खी के शहद व सामुदायिक चूल्हे, चौपानी मांडा से भट्टी के साक्ष्य यहीं से मिले थे। चूल्हे व मधुमक्खी के शहद के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? आपको पेज ऊपर करने दीजिए। आपके बिहार के चेचर, दो तीन जगह से मिले हैं। सेनुआर, बिहार के चेचर, सेनुआर, तारादेव, यहाँ से भी आपके नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। और उड़ीसा के आपके कुचाई नामक स्थान से नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद राजस्थान के आपके बागौर डिस्ट्रिक्ट, बलाथल, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भले बोरिंग लग रहा हो, और बोरिंग के भाई नौकरी लेनी है तो बोरिंग वगैरह त्यागना ही पड़ेगा। बागौर, बलाथल, गणेश्वर, जो इस कंटेंट को देख रहे हैं उन्हें खुद पता चला होगा कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है। अब उस तरीके की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा कि मैं आपसे लगूँ डबल मीनिंग बातें करने, या कुछ आपको जोक सुना दूंगा, या लगूँगा थोड़ा बिहारी एक्सेंट में। मैं हालांकि गोरखपुर का हूँ, अपनी यूपी का ही हूँ, और इसकी उम्मीद मत मुझसे कीजिएगा कि मैं थोड़ा बिहारी एक्सेंट या भोजपुरी एक्सेंट में आपको इधर उधर की बातों में बहकाऊँगा। खैर चलिए, अब बलाथल से आपकी मिट्टी का सांड और गणेश्वर
से आपके तांबे के हथियार मिले थे। और दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी साक्ष्य मिले। कर्नाटक के मस्की से, कर्नाटक में कहाँ से, कर्नाटक के आपके मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू, और पिपलीहल से नवपाषाणकालीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणकालीन कृषि के साक्ष्य। नवपाषाण और उसी तरीके से आपका कहाँ से, तमिलनाडु के पय्यमपल्ली, आपका तमिलनाडु के पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा, कोडक्कल, उत्तरूर से आपके नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में मोटे अनाज, मिलेट्स जो हैं, श्री अन्न जिसे अब मोदी जी कह रहे हैं, मुख्य रूप से उगाए जाते थे, जैसे रागी व गेहूँ। उत्तरूर व कुड्डक्कुल से राख के टीले मिले हैं। उत्तरूर और कुड्डक्कल से राख के टीले मिले हैं। इन दो स्थानों से राख के टीले मिले हैं। और नवपाषाण काल का मानव खेती करने लगा, धातु कर्म विज्ञान की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और पहिया खोजा और आग का प्रयोग। इस काल में जो इम्पोर्टेंट है उनमें क्या क्या करने लगा मनुष्य, पहला खेती करने लगा, कृषि, दूसरा पहिया खोजा, तीसरा आपका कुत्ते को पालतू बनाया, वह आग की खोज की। आग का प्रयोग प्रमुखता से किया। आग की खोज तो अब पहले ही हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल में आग की खोज वह प्रमुखता से प्रयोग करने लगा। प्रमुखता से प्रयोग यानी पहले कच्चा इतनी मांस खाते रहना सब, ओके, फिर पका के खाए लगे। फिर उसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल के बाद आपका आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल आद्य ऐतिहासिक काल के शुरू होने से पहले थोड़ा, और पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल के खत्म होने के टाइम से के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। और इस काल में मानव जो है वो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा। पत्थर और प्लस तांबे के हथियारों का भी इस्तेमाल करने लगा। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के भाग निम्न है। पहला है आहार संस्कृति। इसमें कई संस्कृतियाँ हुई ताम्रपाषाण काल में। पहली आपकी हुई आहार संस्कृति। ये कहाँ की थी, राजस्थान की। और फिर उसके बाद आपकी हुई दूसरी गिलुंद। ये भी आपकी कहाँ की थी, गिलुंद संस्कृति। ये भी आपकी राजस्थान की थी। तीसरी संस्कृति गणेश्वर संस्कृति। ये भी आपकी राजस्थान की थी। और चौथी है आपकी गणेश्वर के बाद कालीबंगन। ये भी आपकी राजस्थान की थी। और पांचवी है आपकी संस्कृति है आपकी गुंगेरिया संस्कृति। ये आपकी मध्य प्रदेश की थी। और आहार को ताम्बवती कहते हैं। जैसे इस आहार संस्कृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ताम्बवती कहते हैं।
क्योंकि यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं, आहार संस्कृति तांबे के औजार मिले हैं। और गिलुंद से पत्थर व तांबे के बने तीर मिले हैं, पत्थर और प्लस तांबे के तीर मिले हैं आपके। और काय आपकी गुंगेरिया संस्कृति के अंतर्गत ही, कहाँ से, इसे पेज ऊपर करने दीजिए, गुंगेरिया संस्कृति के अंदर ही कायथा नामक, एमपी के कायथा से तांबे और प्लस पत्थर के औजार मिले हैं। कायथा नामक स्थान से तांबे और प्लस पत्थर के औजार मिले हैं। और फिर उसके बाद एरण, एमपी के एरण से, मध्य प्रदेश के एरण से तांबे के अवशेष मिले हैं, तांबे के अवशेष मिले हैं मध्य प्रदेश के एरण डिस्ट्रिक्ट से। और महाराष्ट्र के जारवे से कुठार, महाराष्ट्र के जारवे से आपका क्या मिला है, कुठार। और महाराष्ट्र के दायमाबाद से, महाराष्ट्र के दायमाबाद से क्या मिला है, कांसे के औजार मिले हैं, कांस्य औजार। और महाराष्ट्र के चंदौली, और कहाँ कहाँ से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, पेज ऊपर करने दीजिए। महाराष्ट्र के चंदौली, महाराष्ट्र के चंदौली, सोनगांव, चंदौली, सोनगांव, महाराष्ट्र के चंदौली, सोनगांव व इनामगांव व नौदा टोली तो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के नौदा टोली से नवपाषाणकालीन, नवदा टोली से आपके मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र की नौदा टोली। और बिहार के चिरांद तो हो गया, सोनपुर के बिहार से भी, बिहार के चिरांद एंड सोनपुर में पशु मेला लगता है आपका। और बिहार के ताराडीह से भी, ताराडीह से भी ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। और यूपी के खैराडीह, उत्तर प्रदेश के खैराडीह से, और हरियाणा के महिसाल से भी ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। और आपका बाकी का जो आपका कल हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जितना भी जीएस वाला पोर्शन है सब इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो गया, आपका इतिहास हो गया आपका, प्लस भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, मतलब जीएस का एक एक टॉपिक। और जितना यहाँ पर पढ़ा जाएगा उससे बाहर एक शब्द नहीं आएगा। आप लोग बस मेरे ऊपर यकीन कीजिएगा और आपका इतना गारंटी। जीएस तो वैसे बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं कहता कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसी में से उससे बाहर आएगा ही नहीं, मगर मैं इतना कहता हूँ कि आप एक बार मेरे लेक्चर्स को अटेंड करके देखिएगा और एग्ज़ाम में आप बैठने के बाद आप पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ कंटेंट देखा है। चलिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।